दोस्तों डेट है आज की 15 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग से पहले हमने कल डिस्कस किया था कि हम किस टाइप से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पेपर 2 से। पेपर 2 का हमारा सिलेबस, उसके कुछ टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से वो वाला टॉपिक आप स्टडी करोगे। अगर आप उसको बाद में भी स्टडी करोगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसको साथ साथ में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एक दिन बाद में भी चलेगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 2 जो मैंने बोला आपको, जो कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स या 120 मार्क्स 25 मार्क्स इतने तक का आएगा। 100 मार्क्स तो कंप्लीट आएगा ही आएगा वहाँ से। तो उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पेपर 2 का पार्ट आता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट में इसमें जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसको मैं थोड़ा ब्रेक करके आपको बताऊंगा उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे मान लो हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, उस टाइप की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं समझने के लिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए, कि एक्चुअल में इसमें कौन सी चीज़ आती है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर बोला तो इसमें क्या आपने कवर करना है, तो वो चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। जैसे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा और उनको आप स्टडी कर सकते हो साथ साथ के अंदर में। ठीक है, और उसके अलावा हमारा फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंसिस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। तो इसमें भी एक एक टॉपिक को मैं तोड़ के बता दूंगा आपको, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सब टॉपिक आएंगे। सबके ऊपर हम आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, लेकिन टॉपिक मैं पूरे बता दूंगा, फिर उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आंसर राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इशू अराइजिंग आउट ऑफ इट। और इनमें से किसी भी टॉपिक, ये वाले हमारे टॉपिक हैं, इनमें से अगर आपको मटेरियल वगैरह नहीं मिलता तो मैंने आपको नंबर दे के रखा है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको लिंक वगैरह मैं बता दूंगा कहाँ से मतलब ये वाला मटेरियल मिलता है, काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ से। फिर आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप, रोल इन पॉलिटी। फिर सैलिएंट फीचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रोपा के सैलिएंट फीचर, अपॉइंटमेंट करनी है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन उनके, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़, इनके बारे में। तो ये हमारा आएगा ऑलमोस्ट हमारा 100 से 125 मार्क्स के करीब में। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इतना मार्क्स तो हमारा कवर हो जाएगा इससे। और मेंस का जो भी सिलेबस होता है आपको, मतलब ऐसे नॉर्मल केस के अंदर में तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो, वहाँ से कवर करते रहते हो चीज़ों को, लेकिन मेन आपका मुद्दा होता है कि आपको क्वेश्चन, जो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको समझना है और उनके अंदर में क्या पूछा गया है उनको कवर करना है। बेसिकली अगर मान लो आप पूरा साल न्यूज़पेपर ना भी पढ़ो तो भी कोई आपके ऊपर मतलब बिजली नहीं गिरने वाली। अगर आपको पता है एक्चुअल में टॉपिक कौन से हैं, यूपीएससी टॉपिक देख के क्वेश्चन पेपर डालती है, वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक भास्कर जो भी पढ़ते हो उसको देख के पेपर नहीं डालते वो। तो जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा है अभी रिसेंट के अंदर में, तो ऐसा नहीं वो द हिंदू से कोई एडिटोरियल देखेंगे और उस एडिटोरियल पे क्वेश्चन पूछेंगे। वो एक्चुअल के अंदर में ब्रॉड इश्यूज़ देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर में, और एग्रीकल्चर के सिलेबस के अंदर जाके टॉपिक देखेंगे और उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब उसमें भी आपको इतना परेशान नहीं होना कि एक दिन न्यूज़पेपर छूट गया या नहीं छूटा। एक्चुअल में मेन मुद्दा यहाँ पे ये है सिलेबस को अच्छे से कवर करना। जैसे आप समझ सकते हो एक दीवार है, उसमें आपने छेद करना है, तो दीवार में छेद करना मेन चीज़ है। उसको आप मशीन से कर रहे हो या उसको हथौड़ी से कर रहे हो या उसको लकड़ी से कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। मीन्स आप कौन सा सोर्स फॉलो करते हो वो उतना मैटर नहीं करता कि आप डेली न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो उससे। बट आपको कवर करने टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, कि ये टॉपिक इसके सब टॉपिक यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, इससे ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी मानी जाएगी। अगर आप जॉम्बीज़ की तरह प्रिपरेशन करते रहोगे, कुछ भी मतलब कभी दा हिंदू पढ़ लिया, वहाँ से 4 नोट बना के एक कॉपी में रखे, दूसरा दूसरी कॉपी में रखे, उससे एक्चुअल के अंदर में आपको समझ नहीं आएगा यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। और मोस्टली मेंस के अंदर में जो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं वो प्रिडिक्टेड पैटर्न के ऊपर होते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं होती। कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो लाते हैं, और वो वैसे ही रहेंगे, आप कुछ भी पढ़ लो वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो हमारे 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक पैटर्न के ऊपर आ रहे हैं, जिनको अगर आप अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो आप उनको अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो और उनको प्रिपेयर करके जा सकते हो। और उन्हीं से आपका डिसाइडिंग होगा कि आप किस तरीके से एक बेसिक मार्क लेके आओगे, 100 तक पूरा कर पाओगे या नहीं।
और मेंस के अंदर में 100 मार्क्स अगर आपने टच कर लिए चारों पेपर में तो वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, उससे आपका काम बन जाता है। तो अब हम इसके अंदर में आज हमारा टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे और इसके अंदर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ से आप इसको देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मीन्स लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सारे केसेस के बारे में पता होना चाहिए मेंस के लिए। पॉइंट जैसे मान लो शंकरी प्रसाद केस, उसमें सिंपल सा क्या बोला गया वो पता होना चाहिए, मतलब सिंपल सिंपल बात। मेंस में लिखने के लिए उसमें राम कहानी नहीं लिखते कि इस केस में कितनी बातें हुई, वो सब चीज़ें लिखने की नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए केस और उसके अंदर में क्या बोला गया वो पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का व्यू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किस तरीके से बेसिक डॉक्ट्राइन को देखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है, तो ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। उसके अलावा रिसेंट के अंदर में कोई जजमेंट वगैरह चल रही हैं, उनको आपको रिलेट करना है बेसिक स्ट्रक्चर से। मीन्स जब ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी तो आप इसको रिलेट करोगे, मीन्स आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारी वेरियस जजमेंट के अंदर में देखने को मिलता है। यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर को हम वायलेट नहीं कर सकते, या आपको पूछ सकते हैं मतलब कोई पर्टिकुलर रिसेंट के अंदर में कोई इवेंट हुआ उसका बेसिक स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है, तो वो आपको सिर्फ सोच के करना है, उसके अंदर में आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आपको आपसे पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या इसने हेल्प किया इंडिया को या नेगेटिवली अफेक्ट किया, तो वो सब चीज़ें आप जब चीज़ों को स्टडी करोगे पहले से और उनको करंट कंटेक्स्ट के अंदर देखोगे तो उससे डेवलप होंगी। बाकी ये वाले बेसिक चीज़ें हैं लक्ष्मीकांत से आपका ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, प्लस करंट अफेयर के अंदर में इसको देखते रहा करो। जैसे हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा था, उसको हमने रिलेट किया था बेसिक स्ट्रक्चर से, तो वैसे उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि ज़्यादा टफ नहीं होते, बट आपको थोड़ा आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन आता है आज का हमारा, व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड डिस्कस इट्स इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। तो सिंपल सी बात है, क्या डॉक्ट्राइन है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशन, यहाँ पे जो इवोल्यूशन पूछा गया इसके अंदर में वो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन सेपरेट टॉपिक भी है इवोल्यूशन, और ये वाला जो टॉपिक है ये हर चीज़ के अंदर जाएगा। मतलब ये एक ही चीज़ में नहीं जा रहा कि सिर्फ इवोल्यूशन पूछा तो मतलब क्या देखोगे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हर टॉपिक में आ रहा है। जैसे इवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, प्रेजेंट डे में रिजर्वेशन के ऊपर हमारे पास में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन थी, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो इवोल्यूशन का टॉपिक वहाँ पे रिलेट कर जाएगा। सिटीजनशिप का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो उसमें रिलेट कर जाएगा, तो इवोल्यूशन हर टॉपिक के अंदर आएगा। अमेंडमेंट हो रही हैं, उनके अंदर पहले कैसी थी अब कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो मीन्स जब भी टॉपिक को पढ़ना है तो सारे टॉपिक को कंटेक्स्ट में लेके बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा इवोल्यूशन वो देखोगे आप, उसके बारे में पूछ लिया आपसे तो। और अदर टॉपिक हमारे पास में जैसे मान लो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, उसके ऊपर भी आपको एक तरीके का इवोल्यूशन देखना पड़ेगा कि वेरियस सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं उसके बारे में। तो इवोल्यूशन हर टॉपिक में आता है, ये बेसिक है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसको इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे, पहले क्या था अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको पता ही होगा पहले से, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको जल्दी से करवाऊँगा इसको। तो ये आई 1973 में केशवानंद भारती केस के अंदर में आई। इसके द्वारा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पास में जो अमेंडिंग पावर है वो उससे कुछ भी अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको छोड़ के कुछ भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपने लक्ष्मीकांत में कवर किया होगा। और इसके कुछ पार्ट हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, सोवरेनिटी, लिबर्टी। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे आप बना के फटाफट 3-4 पॉइंट लिख दिए, अगर लिखने हो तो, ना लिखना चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, इतना डिफाइन करना, बट इस तरीके से बना के लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। फिर बॉडी में आप डिफाइन बताओगे कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन के अंदर में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है जिसके अंदर में ज़मींदारी जो प्रथा थी उसको अबोलिश करने की कोशिश की जाती है। बेसिक यहाँ पे बात ये आती है कि ज़मींदारी प्रथा के अंदर में काफ़ी सारी लैंड ज़मींदारों के हाथ में थी, अब उसको ख़त्म करना था, उसको ख़त्म किया गया। बट हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो सारे ज़मींदार जो थे वो केसेस करने लगे कोर्ट के अंदर में। तो उसके लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, उसमें बोला गया कि जो भी ज़मींदारी से रिलेटेड लॉज हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मींस वो इम्यून होंगे, फंडामेंटल राइट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी है। अब उस केस के अंदर में केस यहाँ पे जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट में बेसिक बात ये आती है कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट आई जिसके अंदर में हमारा 9th शेड्यूल आता है, आर्टिकल 31 ए बी वो आते हैं, उनको हम क्या मतलब उससे जो फंडामेंटल राइट है उनको टेक अवे किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया
कि पार्लियामेंट के पास में अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है। बेसिक मुद्दा ये है, जब भी हमारी पार्लियामेंट के पास में काफ़ी पावर होती है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक सेंटर के अंदर होती है, तो जुडिशरी के पास में जुडिशरी की पावर थोड़ी कम हो जाती है, मतलब वो भी थोड़ा डरते हैं एक तरीके से। और जब जो गवर्नमेंट है वो वीक होने लगेगी तो जुडिशरी असर्ट करती है अपने को। तो ये मतलब बेसिक सा प्रिंसिपल है जो कि एप्लीकेबल होता है इसमें। अब इस समय जो था, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर में फ्रीडम फाइटर बैठे हुए, तो उस समय जुडिशरी उतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। तो जुडिशरी ने बोला हाँ पार्लियामेंट कुछ भी टेक अवे कर सकती है। गोलकनाथ केस के अंदर में 1967, इस समय इंदिरा गांधी जी की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, बेसिकली कांग्रेस वगैरह में टूट चुकी थी, तो मतलब कांग्रेस उतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असर्ट किया गया खुद को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ नहीं ले सकते, मतलब हर चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट को ये अमेंड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारा केशवानंद भारती केस आता है। इनके बारे में अगर आपने स्टडी करना हो तो थोड़ा इंडिविजुअली स्टडी कर लेना, अदरवाइज़ इतना सा सिंपल, मतलब काफ़ी आपको जो लक्ष्मीकांत में लिखा है उतने से काम चल पड़ेगा। केशवानंद भारती केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर को। और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ओवर काफ़ी सारी जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की हैं उनके अनुसार आपको लक्ष्मीकांत में लिस्ट दे के रखी हुई है कि कौन सी हैं। उसके बाद इस डॉक्ट्राइन का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी बार ये चीज़ें बोली गई कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मीन्स जो भी आपको लक्ष्मीकांत में पॉइंट दिखते हैं, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये किसी न किसी जजमेंट के अंदर में फर्दर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, तो उनके द्वारा यूज़ किया गया है इसका। जैसे उनका मिनरवा मिल केस के अंदर में, इसको एग्जांपल के तौर के ऊपर लिख सकते हो, 1980 में उन्होंने यूज़ किया। और कुछ जो प्रोविज़न थे 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हमारे रिलेटेड थे, जिसके अंदर में फंडामेंटल राइट की पावर को कम किया गया था और पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर थी उनके पास, तो उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। अब सिग्निफिकेंस क्या आता है इसका, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, पहले तो ये अथॉरिटेरियन रिजीम को प्रिवेंट करती है कि वो अथॉरिटेरियन रिजीम कुछ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? बिकॉज कुछ चीज़ें जैसे रूल ऑफ लॉ, आप रूल ऑफ लॉ को नहीं हटा सकते। फंडामेंटल राइट, आप राइट टू लाइफ को टेक अवे नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें आ रही हैं कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। इक्वलिटी नहीं हटा सकते आपसे, अपने सिस्टम से सेकुलरिज्म नहीं हटा सकते। तो अथॉरिटेरियन रिजीम के पास अगर ज़्यादा पावर भी आती है तो भी वो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको टेक अवे नहीं किया जा सकता। सिटीजनशिप के राइट, अगर जो सिटीजन के राइट, हमारे जो राइट हैं जिसके अंदर में इक्वलिटी हमारा राइट है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इक्वलिटी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इक्वलिटी उसको कोई भी पावर गवर्नमेंट पावर में आएगी लेकिन वो उसको हटा नहीं सकती, तो हमारे राइट आते हैं। तो ये डॉक्ट्राइन काफ़ी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और इसके अंदर में बात करते हैं जुडिशरी के द्वारा ये डॉक्ट्राइन दी गई। अब ये डॉक्ट्राइन जब जो गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर में वो थोड़ी वीक होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट असर्ट करता है खुद को, तो उस समय ये डॉक्ट्राइन दी गई थी। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं डॉक्ट्राइन के। क्रिटिसिज्म फर्स्ट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को बोला गया आपने इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, आपने तो नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया और सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोई उनको पावर नहीं मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर, उसमें कोई प्रोविज़न ऐड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीच किया, अपनी जुरिस्डिक्शन का ओवर रीच किया, जुडिशियल ओवर रीच चीज़ को बोलते हैं। तो उसके लिए जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आप इसके थोड़े बहुत नेगेटिव भी देख लेना बेसिक स्ट्रक्चर के, कि जुडिशरी के द्वारा ओवर रीच किया जाता है, वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बोल सकते हो। हालांकि 99% इसका फ़ायदा ही है, बट एक आधा पॉइंट आपने लिखना हो तो उसमें ये काम आ जाएगा आपके, ठीक है। और इसके अंदर में वे फॉर्वर्ड में ये भी लिख सकते हो, आप बता सकते हो इसके अंदर में कि पार्लियामेंट को डिफ़ाइन करना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल के अंदर क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, उनको डिफ़ाइन करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करना चाहिए। काफ़ी प्रोग्रेसिव डॉक्ट्राइन है। तो इससे हमारी ये वाली वीडियो ख़त्म होती है और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।